अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने वीडियो चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो फ़िज़ा है या जो एटमॉस्फेयर है, ये एक ब्लैंकेट की तरह से काम करता है और अर्थ के इस एटमॉस्फेयर को हम 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर पर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तीसरी लेयर को मेसोस्फेयर का नाम दिया गया है, चौथी लेयर को थर्मोस्फेयर का नाम दिया गया है और पांचवी लेयर को एक्सोस्फेयर का नाम दिया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का मतलब होता है चेंज और ट्रोपोस्फेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली गैसेस की मिक्सिंग की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन से करीब तरीन वाली लेयर है और इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है हमारी फ़िज़ा से ऊपर, 0 to 12 किलोमीटर अबव द सी लेवल। और हमारा जो एयर का एटमॉस्फेयर है 75% ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इज़ कंटेन्ड इन दिस लेयर और जो बारिशों का पानी है, जो क्लाउड्स हैं, वो भी मैक्सिमम यहाँ पर है। और जो गैसेस की कंपोजिशन है ट्रोपोस्फेयर में वो कुछ ऐसे है: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1%, जिनमें मेनली आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल हैं। आपने हॉट एयर बलून्स का नाम तो सुना होगा या देखे होंगे। तो ये हॉट एयर बलून्स ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करते हैं। और ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर को इससे ऊपर वाली लेयर से अलग करता है। और इस ट्रोपोपॉज के बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रैट का मतलब होता है लेयर यानी कि तह, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसकी अपनी एक सेट ऑफ लेयर्स है, यानी कि ये तह दर तह है। और जो बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के दरमियान में, उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और जो हमारे हवाई जहाज़ हैं ये ज़्यादातर इस ट्रोपोपॉज के अंदर फ्लाई करते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी कि 12 किलोमीटर तक हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है और 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। और इनके दरमियान जो थिन लेयर है हमारे पास एक ओजोन लेयर की भी है। और ये जो ओजोन लेयर है ये आपको पता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और हाई अल्टीट्यूड के जो वेदर बैलून्स हैं ये भी स्ट्रेटोस्फेयर तक पाए जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की मॉनिटरिंग और क्लाइमेट कंडीशनिंग और उस वेदर चेंजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं मेसोस्फेयर की। मेसो का मतलब होता है मिडल यानी कि दरमियाना। तो ये वाली जो लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मेसोस्फेयर के बारे में। ये हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है जो कि 35 किलोमीटर थिक है और मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में है स्ट्रेटोपॉज। और ये जो इसका डिस्टेंस है अर्थ से वो 50 to 85 किलोमीटर के दरमियान में है। मेसोस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं और यही एयर मॉलिक्यूल होते हैं जो सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं।
और जो ज़्यादातर जो मेट्रियोज़ हैं या जिनको हम शहाब साकिब भी कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में जलते हैं वो मेसोस्फेयर ही है। जो शहाब साकिब हमारे पास आते हैं, ये एयर फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ये बर्न हो जाते हैं। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब होता है हीट या हरारत। ये वाली जो लेयर है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक्सट्रीमली हीटेड लेयर है। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान वाली बाउंड्री को मेसोपॉज कहा जाता है और दिस इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मेसोपॉज के बाद हमारे पास थर्मोस्फेयर आता है और थर्मोस्फेयर अगर हमारी अर्थ सरफेस से देखा जाए तो 85 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के दरमियान का एरिया है। थर्मोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की थिकेस्ट लेयर है और इसके अंदर सिर्फ वही वाली गैसेस पाई जाती हैं जो लाइट हैं, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं होती और ज़्यादातर इसके अंदर ऑक्सीजन, हीलियम और आर्गन पाई जाती हैं। और जो अरोरा है, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, ये भी थर्मोस्फेयर में ही पाया जाता है। और अरोरा कब डिस्प्ले होता है स्काई पे, जब बहुत एनर्जेटिक और चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के एटम्स के साथ टकराते हैं हाई अल्टीट्यूड पे, तो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स नज़र आती हैं हमें। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि एक्सटर्नल। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। एक्सोस्फेयर जो है, ये थर्मोस्फेयर के बाद तकरीबन 10,000 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है। एक्सोस्फेयर चूँकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसमें से एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्पेस में भी एस्केप कर जाते हैं और जो हायर अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैं हमारे प्लैनेट के, वो एक्सोस्फेयर में ही ऑर्बिट करते हैं। अब हम अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करेंगे कि किस तरह से ये चेंज होता है। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर में, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम होते होते माइनस में चला जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ये इंक्रीज़ होना शुरू करता है और मेसोस्फेयर में टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है, यहाँ तक कि ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। और थर्मोस्फेयर सबसे हॉट एरिया है, जहाँ पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस हैं या ये जो वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का, ये इस तरह से क्यों है। तो इसकी जो रीज़न है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मुख्तलिफ गैसेस, डेंसिटी, प्रेशर और प्रेशर चेंजेस और उनकी जो साख्त है, उनकी मोलेकुलर साख्त, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो दिन के दौरान में जो रेडिएशन एनर्जी सन से आ रही होती है, ये एटमॉस्फेयर से पास होती हुई हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। ये जो एनर्जी सन से आती है और अर्थ इसको रिफ़्लेक्ट भी करती है, एब्जॉर्ब करके फिर इमिट भी करती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म भी रखती है
और जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जैसे जैसे एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है और मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो टेम्परेचर उसमें डिक्रीज़ करता है। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है दिस इज़ वेरी ड्राई और इसके अंदर क्लाउड्स भी बहुत कम होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ओज़ोन लेयर है और ओज़ोन लेयर अपने मोलेकुलर साख्त की वजह से सन की जो एनर्जी है उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, स्पेशली द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब होती है हायर अल्टीट्यूड के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द लोअर, तो उसके मुताबिक जो टेम्परेचर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ करता है। अब हम बात करते हैं मेसोस्फेयर की। तो मेसोस्फेयर जो है ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर होता है कि अगर यहाँ कोई वाटर वेपर या कोई क्लाउड वगैरह हों तो वो आइस क्लाउड बन जाएंगे, क्योंकि वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मेसोस्फेयर में एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है और इस डेंसिटी के कम होने की वजह से जो लेस एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इनफ हीट को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते और इवेंचुअली जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड हो जाता है मेसोस्फेयर में। और इसके अलावा एक और इफ़ेक्ट भी है मेसोस्फेयर में कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कूलिंग इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करती है, लेकिन जो एब्ज़ॉर्ब करती है वो लेस एनर्जी की होती है और इमिट ज़्यादा की करती है। इसको रेडिएटिव एमिशन फिनोमेना कहा जाता है या इसको ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से मेसोस्फेयर में जो हीट है वो नहीं पहुंच सकती और टेम्परेचर बदस्तूर डिक्रीज़ करता चला जाता है। और सम टाइम्स ऐसे होता है कि ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। मेसोस्फेयर के बाद हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इतना हाई कि ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। थर्मोस्फेयर में जो सोर्स ऑफ हीट है वो डेफिनेटली रेडिएशन ही है जो सूरज की तरफ से आ रही है, और थर्मोस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो उस रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, और ये हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है जिसको थर्मोस्फेयर की गैसेस एब्ज़ॉर्ब करती हैं, जिसमें ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट और हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन भी शामिल हैं। क्योंकि ये हाई एनर्जी रेडिएशन है और ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, और थर्मोस्फेयर के ऊपर गैसेस ना होने के बराबर है, वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के बाद हम अर्थ के सबसे एक्सटर्नल स्फेयर यानी कि एक्सोस्फेयर की बात करेंगे। और एक्सोस्फेयर जो है ये ऑलमोस्ट वैक्यूम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेस वेरी 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 थिन एयर है। क्योंकि एक्सोस्फेयर में एयर बिल्कुल ना होने के बराबर है, किसी भी किस्म के कोई मॉलिक्यूल्स आयंस वगैरह तकरीबन नहीं होते, इसलिए सूरज की जो रेडिएशन जब दिन के टाइम पड़ती है तो ये बहुत हॉट हो जाता है, 1700 डिग्री सी तक चला जाता है। और रात के टाइम चूँकि किसी किस्म का कोई ब्लैंकेटिंग इफ़ेक्ट तो है नहीं, ना कोई गैस है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल कर जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर और इसमें टेम्परेचर चेंजेस किस तरह से होती हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फैमिली, फ्रेंड्स और स्पेशली अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस वीडियो को देख के ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।